be it the vision or the hearing or whichever special sense you talk about, they are located or clustered in a particular area. If you talk about vision, then it's retina. If you talk about olfaction, smell, then it is the olfactory epithelium in the the roof of the nasal cavity. Taste, it is tongue. Hearing, it is the cochlear membrane. So this way, so which is the fifth special sense? Vision, hearing, olfaction, and taste or gustation, which is the fifth special sense. Yes. Today is not going to be a very complicated or a heavy lecture. It's just going to be the introductory part, and most of these things you are already familiar with it. So I'm going to make it a bit of interactive. Which is the fifth special sense? I'm asking a question. Balance, equilibrium. Yes, Himalaya is right. Balance or the equilibrium, which is the function of the vestibular apparatus. Fine. So now, in this particular thing, structure of the eye. Now you must be already aware of certain things, so you just have to revise it. There are three layers: sclera, choroid, and retina. Sclera is the outermost. It is the thickest. It is a fibrous covering, right? And it provides a fibrous, support for the inner structures within the eyeball. And it has the attachment for the extraocular muscles as well. So it may happen that in Viva, examiner starts with explain the structure of the eye. Then you have to begin from this. पता होता है लेकिन यहाँ से शुरू करना है, ये आपको पता होना चाहिए. Which is the middle layer? Middle layer is the choroid, which is a vascular layer. इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रेटिनल आर्टरी, रेटिनल वेन, जो स्क्लेरा और रेटिना दोनों को नरिशमेंट देती है. और सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन भी यहाँ से होता है, तो वो हम देखेंगे थोड़ी देर में. एक्वस ह्यूमर करके एक फ्लूइड होता है. We shall see that in a while. Then the innermost layer, which is the neural layer. Neural मतलब वो वहाँ पे नर्व फाइबर्स वगैरह होंगे जो स्पेसिफिक विजन के रिसेप्टर्स होंगे. विजुअल रिसेप्टर्स भी रेटिना में होंगे. अब ये आपको पता है कि रेटिना के ऊपर इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, और वो इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन सीधा इंटरप्रेट करता है. मतलब हमारा फिजियोलॉजिकली इवोल्यूशनरी ही ऐसा हमारा ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है कि उल्टी चीजों को वो सीधा रीड करेगी. whatever inverted images are formed, that the brain will interpret as real. So ये एक है. Then गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन होते हैं, जो जिससे कि ऑप्टिक नर्व बनती है. ये भी वाइवा में पूछते कि ऑप्टिक नर्व इज कंस्टिट्यूटेड बाय विच सेल्स, राइट? तो वो गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन से जो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं. रॉड के कोई एक्सॉन्स नहीं होते, कोन्स के कोई एक्सॉन नहीं होंगे, और जो भी सेल्स होंगे रेटिना में उन किसी के भी उनके नर्व फाइबर्स ये गैंग्लियन ये ऑप्टिक नर्व नहीं बनाते. केवल और केवल गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स है वो आईबॉल से एग्जिट करते हैं और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, और फिर वो ऑप्टिक पाथवे बनता है, वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो व्हाइटिश कलर का जो थिक लेयर है वो स्क्लेरा है, और ये जो रेड कलर का जो लेयर है, राइट, इट इज कोरॉइड, विच इज द वेस्क्यूलर लेयर. देख सकते हो यहाँ पे अंदर ब्लड वेसल्स है, और जो इनरमोस्ट है वो रेटिना है. तो इसमें तो रेटिना अभी इतना, जैसे वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो थिन होता है, राइट. तो अभी ये एक ऑब्लिक व्यू है. ये आपको मैं वर्टिकल सेक्शन दिखाता हूँ. दिस थिक इज द स्क्लेरा, दिस ब्लू कलर थिंग हियर इज द कोरॉइड, और कोरॉइड आगे जाके अभी ये आपको ब्लू कलर और ये रेड कलर दोनों मिलके एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ा नोमेनक्लेचर में आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है कि ये पूरा ब्लू और रेड मिलके कोरॉइड है, और ये कोरॉइड आगे चल के बनता है सिलियरी बॉडी. ये जो हिस्सा है मुझे आपको बताना है, दिस इज सिलियरी बॉडी.
सिलियरी बॉडी बोलते हैं इसको। और रेटाइना बहुत ही थिन होगा और वो इसके भी आगे होगा, बहुत ही, ये आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक यहाँ पे थिक एक रेड कलर का थिक एक यहाँ पे लेयर है, वो रेटाइना है। तो ये पूरा कोरॉइड है। कोरॉइड आगे चल के सिलियरी बॉडी बनता है एंटीरियरली। सिलियरी बॉडी के अंदर सिलियरी मसल्स होंगे, सिलियरी मसल्स, और फिर उसके एकदम आगे जो एंटीरियरली जो प्रोट्रूजन होता है उसको बोलेंगे आइरिस। ये इसमें आइरिस के मसल्स होते हैं, राइट। So what is pupil? Pupil is not a structure. It is the gap present in the iris, right? It is the opening present in the iris. So यहाँ पे और कौन से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व जहाँ से आईबॉल से बाहर निकलती है उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, राइट। फिर एक यहाँ पे फोविया सेंट्रालिस करके है, मैक्यूला फोविया सेंट्रालिस, जहाँ पे विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, मैं आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाता हूँ। The most important thing which you need to remember right now, that the entire eyeball is divided into two segments. एक है posterior segment और एक है anterior segment. लेंथ जो है, राइट, यहाँ पे आगे वाली स्लाइड में यहाँ पे लेंथ है, ये सिलियरी बॉडी है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है जो लेंथ को सस्पेंड करते हैं, राइट। तो लेंथ के आगे पीछे वाला जो हिस्सा है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट, और लेंथ के जो आगे वाला हिस्सा है उसको एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं। सो देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस। पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको विट्रियस बोलते हैं, विट्रियस होता है, वो जेल जैसा एक फ्लूइड होता है। इट इज अ सेमी फ्लूइडिक स्ट्रक्चर है। और एंटीरियर जो होता है लेंस के आगे उसको एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। Aqueous humor is present in the anterior segment. Now there is further division. Anterior segment को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो आइरिस के आगे है उसको एंटीरियर चैम्बर बोलेंगे, और जो आइरिस के पीछे, ये जहाँ पे ये रेड डॉट है आइरिस के पीछे, उसको पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पे ये एरो दिखा रहा है। इट इज वेरी स्मॉल पोटेंशियल स्पेस, इट इज अ वेरी स्मॉल चैम्बर, और इसको एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। काफी सारे डिजीजेस इस एरिया में होते हैं, जैसे ग्लॉकोमा है। ग्लॉकोमा का क्लासिफिकेशन भी बहुत आपको सेकेंड ईयर में आएगा, और आप में से जो लोग ऑप्थेल्मोलॉजी चूज करेंगे उनको भी ये बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि ओपन एंगल ग्लॉकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा, बहुत सारी चीजें आती है। तो ग्लॉकोमा इज ऑल्सो नोन एज झामर, इन गुजराती इट इज नोन एज झामर, राइट। देन लेंस के पर्टेनिंग, लेंस जो होता है वो लेंस एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हम लेंस जो आंख में पहनते हैं या फिर जो हमारे ग्लासेस स्पेक्टिकल्स के लेंस है वैसा ये थिक नहीं होता। इट इज फ्लूइड, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है। इसके ये जो बैग है, ये कैप्सूल है, ये एक कैप्सूल का जो बैग है उसके साथ ये सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड है। दिस कैप्सूल इज अटैच्ड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, और उस कैप्सूलर बैग के अंदर एक फ्लूइड होता है, राइट, उसको लेंस फ्लूइड बोलते हैं। और जैसे जैसे इट इज अ सेमी सॉलिड फ्लूइड स्ट्रक्चर, तभी तो आप लेंस को लेंस, द शेप ऑफ लेंस कैन बी चेंज, लेंस कैन बी मेड मोर कॉन्वेक्स और मोर कॉन्केव। लेंस के जो अटैचमेंट है, यदि इसको आप दोनों तरफ से स्ट्रेच करोगे तो लेंस पतला बन जाएगा, इट विल बिकम थिन, और ये अगर लूज हो जाएगा तो लेंस थिक हो जाएगा। तो इसी की मदद से हम नजदीक या दूर की चीजें देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग शेप ऑफ लेंस एंड द चेंजिंग पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर चेंज होगा तो लेंस का जो उसका जो एक्विटी है वो भी चेंज हो जाएगा।
So we shall see that in the subsequent presentation. तो कहने की बात ये कि यहाँ पे एक अप्लाइड फिजियोलॉजी आती है कि लेंस का जो फ्लूइड है उसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लेंस के अंदर पैथोलॉजिक चेंजेस होते हैं और वो अपनी फ्लूइडिटी लूज हो जाती है, उसकी जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाता है और वो सॉलिड बनने शुरू हो जाता है। तो तभी जाके कैटरैक्ट बनता है। विथ इंक्रीजिंग एज द कैटरैक्ट occurs because the lens becomes less fluid and becomes more solid. तो ये आपको ऑप्थेल्मोलॉजी में ज़्यादा ये कवर होगा। प्रोबेबली बायोकेमिस्ट्री में भी ये आपको थोड़ा बहुत कवर हुआ होगा, पर्टेनिंग टू सर्टन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह उसमें होता है लेंस के अंदर, तब जाके वो सॉलिडिफाई हो जाता है। एनीवेज, सो नाउ दिस इज द मैग्निफाइड व्यू ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट। ये लेंस है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये सिलियरी बॉडी है, ये सिलियरी मसल्स है इसके अंदर। तो ये क्योंकि ये वर्टिकल सेक्शन है तो आपको मसल्स यहाँ पे अच्छे से अप्रिशिएट नहीं होंगे, लेकिन दो टाइप के मसल्स होते हैं सिलियरी बॉडी के अंदर, मेरिडायोनल फाइबर्स और सर्कुलर फाइबर्स। जो मेन चीज है वो आपको यहाँ देखनी है कि ये स्क्लेरा है, राइट, और ये कोरॉइड है, राइट, और रेटाइना यहाँ पे एंड हो जाता है। जस्ट रिमेम्बर, रेटाइना केवल यहाँ तक होता है, दिस पोर्शन। रेटाइना इज नॉट प्रेजेंट एंटीरियरली, वो केवल पोस्टीरियर 2/3 में ही होती है रेटाइना, यहाँ पे वो एंड हो जाती है। सर्कमफरेंशियली आप देखोगे तो यहाँ पे वो एंड हो जाएगा रेटाइना, इट विल एंड हियर, एंड वो जहाँ पे एंड होती है उसको ओरा सेरेटा बोलते हैं। दिस इज नोन एज ओरा सेरेटा। फाइन, सो दिस इज सिलियरी बॉडी एंड सिलियरी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। सिलियरी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने की वजह से ये सस्पेंसरी लिगामेंट भी अपना वो या पे वो लूज होगा या स्ट्रेच होगा। आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन अ व्हाइल। जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये सिलियरी बॉडी अलग है और ये आइरिस अलग है। आइरिस के अंदर भी दो टाइप के मसल्स है, सर्कुलर और रेडियल। दिस इज कॉर्निया और यहाँ पे कंजक्टिवल मेम्ब्रेन है। सो मेरिडायोनल फाइबर्स क्या है कि जो व्हील के जो स्पोक्स होते हैं, वैसे जो रेडियल अरेंजमेंट है उसको मेरिडायोनल या रेडियल फाइबर्स बोलते हैं, और सर्कुलर फाइबर्स ऐसे होंगे। सर्कुलर फाइबर्स विल बी द सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक फैशन। सो नाउ द I'll ask a couple of questions, but not now. Okay, so what will happen now? My question is that सिलियरी बॉडी के अंदर, ये आपको मैंने बता दिया कि सिलियरी बॉडी के अंदर मसल्स है, राइट। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे इस इमेज को, तो सिलियरी मसल्स के जो रेडियल फाइबर्स है वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो टाइट होंगे या लूज होंगे। व्हेन द ciliary muscles radial fibers are contracting, then the suspensory ligament will become tight or it will become loose. Yes, it will stretch. Ciliary muscles तो सस्पेंसरी जो वो मेरिडायनल फाइबर जब होगा वो टाइट हो जाएगा, तो उसकी वजह से लेंस में क्या होगा, लेंस का जो शेप है वो क्या होगा, लेंस ज्यादा सिलिंड्रिकल, ज्यादा फ्लैट बनेगा या फिर ज्यादा ग्लोबुलर बनेगा। When yes, lens will become flat. Lens will become flat. So now if the lens is becoming flat, will its power increase or decrease? उसका जो पावर है, लेंस का पावर, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? उसका फोकसिंग पावर आई एम टॉकिंग अबाउट। फोकसिंग पावर
इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? नो, इट डजंट इंक्रीज. ओके, रुको. इट विल डिक्रीज, यस. सो दो ही ऑप्शन है, इंक्रीज या डिक्रीज, बट यू आर द बेस्ट जज. लेंस जब फ्लैट बनता है तब उसका फोकसिंग पावर डिक्रीज होता है, बिकॉज इट इज बिकमिंग मोर कॉन्केव एंड लेस कॉन्वेक्स. तो उसका जो फोकसिंग पावर है वो कम हो जाएगा. तो ये भी मैं कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज ही कवर करूंगा. तो मतलब ये यहाँ तक तो ठीक है. आई थिंक यू पीपल हैव यू नो लॉट ऑफ आइडिया रिगार्डिंग दिस थिंग. सो मेरिडाइनल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सिलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो टाइट होंगे, उसकी वजह से जो लेंस है वो फ्लैट बनेगा तो उसका फोकसिंग पावर कम हो जाएगा. एग्जैक्टली अपोजिट होगा जब सर्कुलर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. सर्कुलर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होंगे, तो जो लेंस है वो ज्यादा ग्लोबुलर बनेगा तो उसका पावर बढ़ जाएगा, फोकसिंग पावर बढ़ जाएगा. तो दिस इज क्लियर. ओके, सो आई एम हैप्पी दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग. अब सेम चीज आइरिस में भी होगा. आइरिस के रेडियल मसल्स यदि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इफ द रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस आर कॉन्ट्रैक्टिंग, देन द प्यूपिलरी अपर्चर, इफ द रेडियल मसल्स, these muscles, they are contracting, then the pupillary aperture will become large, will become more, pupil dilate हो जाएगी. और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट, तब प्यूपिल का अपर्चर स्मॉल हो जाएगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप जब क्लिनिकल साइड जाओगे तो काफी सारी ऐसी ड्रग्स है कि जब वो लाइक यू नो जैसे कई लोग फार्म में पेस्टिसाइड्स वगैरह कंज्यूम करके आते हैं, ऑर्गेनो फॉस्फोरस बोलते हैं. तो ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग की वजह से प्यूपिल्स छोटी हो जाती है. तो कई बार हमको डाउट होता है कि ये कौन सा ड्रग का पॉइजनिंग है, ये क्या लेके आया है बंदा. तो केवल आप टॉर्च से प्यूपिल देखोगे तब पता चल जाता है कि ये पिन पॉइंट प्यूपिल है, मतलब कि ये जो प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड हो गई है और बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गई है. So, you know, lot of things are arising from here. So, your fundamentals should be clear. So, radial muscles को dilator pupilla बोलते हैं, क्योंकि उनके contraction की वजह से pupil dilate होंगी. और जो circular muscle fiber होंगे उनको sphincter pupilla बोलते हैं, sphincter pupilla, because उनके contraction से pupil कम छोटी हो जाएगी. So, this is the thing. So, two types of muscle fibers, both in the ciliary body and in the iris. So that's pretty clear. Now regarding the aqueous humor के बारे में कुछ बताना है. So एंटीरियर सेगमेंट के अंदर aqueous humor है, ये हमने दिखाया यहाँ पे इंसेट में. दिस इज द एंटीरियर सेगमेंट एंड यहाँ पे इसके अंदर aqueous humor है. एंटीरियर सेगमेंट के दो हिस्से हैं, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर. एंटीरियर चेंबर मतलब जो आइरिस के आगे है, और पोस्टीरियर चेंबर मतलब जो आइरिस के पीछे है, ये छोटा सा स्पेस. तो होता ये है कि यहाँ पे ये आइरिस है, ये एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये आइरिस है, ये लेंस है, सिलियरी बॉडी है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है. तो इनने क्या बताने की ट्राई की है कि जो सिलियरी बॉडी होता है, राइट, ये सिलियरी बॉडी में से उसकी एपिथेलियम में से, सिलियरी एपिथेलियम से एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन होता है. ये एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन होगा पोस्टीरियर चैम्बर में होगा पहले, फिर वो प्यूपिल में से बाहर निकलेगा और फिर वो रिसाइकल होगा. मतलब कि वो यहाँ पे वापस ये जो आइरिस और इसके बीच में, कॉर्निया के बीच में जो गैप है, यहाँ पे एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, क्लैम्स कैनाल बोलते हैं, ट्रेस्कुलर मैशवर्क. इसकी एनाटॉमी शायद बीडी चौरस में लिखी होगी. तो यहाँ पे वो ड्रेन होगा, तो इसको यहाँ से सिक्रीशन होगा, पोस्टीरियर चैम्बर से सिक्रीट होके एंटीरियर चैम्बर में वो ड्रेन होती है. ये एक्वस में ड्रेन होता है, ये आपको याद रखना है. और क्या, हाँ, तो अगेन मैं दिखाता हूँ, यहाँ से सिक्रीट होके प्यूपिल से बाहर निकल के यहाँ पे ड्रेन होगी. तो उसके बारे में थोड़ी 2-3 स्लाइड्स है कि सिक्रीशन यहाँ से होगा और यहाँ पे आएगा. अब ये देखो कि विट्रियस कहीं पे भी नहीं जाएगा,
विट्रियस जो है वो क्या होगा कि कोरॉइड के अंदर के जो वेसल्स है वहां से फिल्ट्रेशन होगा, राइट, और फिर वही वापस अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर इसका कंपोजिशन अलग होगा और इसका अलग होगा। तो विट्रियस की हम बात नहीं करेंगे, विट्रियस का आपको अभी याद भी नहीं रखना है। वी आर मोर कंसर्न अबाउट दी एक्वस। तो सीलियरी मसल्स, सीलियरी एपिथेलियम, तो यहाँ से सीलियरी एपिथेलियम में से यहाँ पे एक्वस बनेगा, राइट। और ड्रेन कहाँ होगा ये, इसके लिए बहुत आपको ये समझना है कि सिक्रेटेड बाय सीलियरी एपिथेलियम, ये दैट इज द फर्स्ट वाइवा क्वेश्चन लाइक मे बी एक्वस ट्यूमर का। फिर व्हाट इज द कंपोजिशन, तो कंपोजिशन प्लाज्मा की तरह ही होता है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर से ही वो बाहर निकलेगा। द ओनली थिंग इज दैट इट इज लो इन प्रोटीन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमको ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए वहाँ पे प्रोटीन कम करना है, क्योंकि वो प्रोटीन की वजह से कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। तो एक्वस ट्यूमर के अंदर सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट, एक्वस ट्यूमर की ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहिए हमको, दैट इज अनदर क्वेश्चन, इंटरेक्टिव क्वेश्चन। जैसे आंसर बहुत इजी है, वाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्वस ट्यूमर इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज डिफ्रैक्शन विल अकर। Well, is there any more obvious answer? Refraction वापस, अरे transparent, any other answer? Why do we want transparency of aqueous humor? Yes, we can see clearly, that is for passing of light easily. Refraction is also an answer, refraction होगा क्योंकि उसका refractive index change हो जाएगा। Main most important thing for vision to occur clearly, धुंधला नहीं तो फिर क्या लाइट ही अंदर नहीं आ पाएगी। तो दैट इज वन थिंग। 98% वाटर है और बाकी रेस्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटाथायोन, इम्यूनोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है। सम अमाइनो एसिड, राइट, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, राइट, ग्लूटाथायोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी चाहिए, ऑक्सीडेटिंग इंजरी प्रिवेंट करने के लिए, तब ये वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में ये ग्लूटाथायोन हमेशा आएगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। देखो इसका ड्रेनेज कैसा है कि 90% वाया ट्रेक्युलर मेशवर्क इनटू स्क्लेम्स कैनाल प्रेजेंट एट द लिम्बस। लिम्बस किस हिस्से को बोलते हैं, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन को लिम्बस कहते हैं। तो वहां पे जो मैंने बताया कि एंटीरियर चैम्बर में आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो ट्रेक्युलर मेशवर्क है, वहां 90% ड्रेनेज वहां पे होगा। वाया 25 to 30 कलेक्टर चैनल, इनको बोलते हैं एपिस्क्लेरल वेन, और वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पे डिपेंड करता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मली 12 से 22 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो वो यदि प्रेशर ज़्यादा है तो ड्रेनेज ज़्यादा होगा, प्रेशर यदि 10-8 है तो ड्रेनेज कम होगा। बट एट एनी टाइम 90% ऑफ द ड्रेनेज इज वाया दिस पाथवे, 10% वाया यूवियोस्क्लेरल ड्रेनेज। यूवियोस्क्लेरल ड्रेनेज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आईओपी, मतलब थोड़ा बहुत डिफ्यूजन से वो ड्रेन हो जाएगा। तो ये यूवियोस्क्लेरल ड्रेनेज जो है दैट इज ऑल्सो लाइक नॉट डायरेक्टली गोइंग इनटू द ट्रेक्युलर मेशवर्क, बट डिफ्यूजन से थोड़ा बहुत यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो एपिथेलियम है उसी के अंदर। तो दिस इज अबाउट दिस थिंग। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्वस? एक्वस ट्यूमर इज आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट, राइट, इट मे बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट, मे बी फॉर 3 to 5 मार्क्स। सबसे पहला कि ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करता है, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देता और ज्यादा कम भी नहीं होने देता। यहाँ पे हमने देखा कि दिस ड्रेनेज इज डिपेंडिंग ऑन दी आईओपी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक लिमिट में होना चाहिए, ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो एक वो जो इतना 12 to 22 मिलीमीटर जब रहेगा, तब जो हमारा आई बॉल है वो बराबर इंफ्लेटेड रहेगा।
यदि वो इन्फ्लेटेड नहीं रहेगा तो इट विल लैग, वी डोंट वांट दैट। वो इन्फ्लेटेड रहना चाहिए ताकि आईबॉल का स्फेरिकल शेप मेंटेन रहे और वो टॉट रहे, उसका जो वॉल्स है वो स्ट्रेच्ड रहे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी है इसकी एक्वस ट्यूमर की, और ये आपको क्लिनिकल साइड आएगी। जो मैंने बोला ग्लॉकोमा या फिर झामर बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने से ये ग्लॉकोमा होता है। और ग्लॉकोमा इज अ वेरी प्रिवेंटेबल ये डिजीज, प्रिवेंटेबल ये कंडीशन है, और इट कैन बी क्योर्ड ऑल्सो। तो ग्लॉकोमा इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको फार्मेकोलॉजी में भी आएगी, ये अल्फा ब्लॉकर बीटा, इसके अंदर बहुत सारे अल्फा बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स है, तो आपको अल्फा बीटा रिसेप्टर्स का बहुत सारा फिजियोलॉजी भी आपको ये समझ में आएगा तभी। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस, तो मेंटेन्स आईओपी। सेकेंड इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, अमाइनो एसिड्स है, तो ये सब को जो कॉर्निया जो है, राइट, पोस्टीरियर कॉर्निया, कॉर्निया इज एन एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, कॉर्निया गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस एक्वस। लेंस भी एवेस्कुलर है, लेंस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो उसको भी यहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये भी इसका एक अहम फंक्शन है। एंड थर्ड, एस्कॉर्बिक एसिड ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर सेगमेंट। तो जो उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है विच इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल्स जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है, तो उसको इंजरी प्रिवेंट करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटाथान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन से वो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। एंड द लास्ट फंक्शन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंदर फ्लूइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एयर होगी एंटीरियर चैम्बर में, वो पॉसिबल नहीं है, बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल not be appropriate for vision to occur. So that is the function. अब थोड़ा रिलेवेंट एनाटॉमी आपको लैक्राइमल अपैरेटस का मैं देता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन एनाटॉमी हेड एंड नेक में। यह है लैक्राइमल ग्लैंड, और लैक्राइमल ग्लैंड से जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं वो लैक्राइमल जो कंजक्टिवल सैक है, conjunctival sac is between the palpebral and the bulbar conjunctiva. I suppose you are aware of this terminology, palpebral and bulbar conjunctiva. Bulbar conjunctiva sclera को कवर करता है, palpebral conjunctiva जो है eyelid के posterior surface को कवर करता है। तो वो जो स्पेस है वहाँ पे लैक्राइमल फ्लूइड है। तो लैक्राइमल फ्लूइड से भी कॉर्निया के एंटीरियर एपिथेलियम है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। कॉर्निया के भी एनाटॉमी पूछते हैं। कॉर्निया के लेयर 6 लेयर्स आर देयर प्रोबेबली, सो फार एज आई रिमेंबर। सो द एंटीरियर लेयर गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस। सेकेंड, ल्यूब्रिकेट करता है टीयर। ड्रेनेज कहाँ से होगा? तो ये पंक्ता होता है यहाँ पे। इफ यू लुक योर आई इन द मिरर केयरफुली, यू विल बी एबल टू फाइंड देयर इज अ प्रोट्रूजन। यहाँ से पंक्ता, ये यहाँ से ड्रेन होगा और ये ड्रेन होके नेजल कैविटी में आएगा। ओके, सो यहाँ पे एक अप्लाइड तो नहीं, बट देयर इज यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस। आंख में या कई बार आप एंटी माइक्रोबियल या कुछ टीयर ड्रॉप्स डालते हो, तो उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा आपको लगता है, बिटर टेस्ट ऑफ दी एंटी माइक्रोबियल आई ड्रॉप्स, बिकॉज जो आई ड्रॉप्स है वो यहाँ से होके नेजल कैविटी से होके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग के जाएगा, तो वहाँ पे थोड़े टेस्ट बड्स होते हैं, तो उससे उसका टेस्ट बिटर लगता है आई ड्रॉप्स का। तो दिस इज लैक्राइमल अपैरेटस। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फर्स्ट लेक्चर, which is the extraocular muscles. So which are the extraocular muscles? Yes, you can reply me in the chat, WhatsApp chat. Name the extraocular muscles. Four recti, 2 oblique. Good. Okay. So I think this practical has been covered, which is good.
So that will help me to explain you this properly. Levator palpebrae superioris is actually not considered a recti muscle. Levator palpebrae superioris का जो है उसका एक्चुअली एक पार्ट है कि एलपीएस का एक थोड़ा सिंथेटिक फाइबर से सप्लाई होता है एक हिस्सा, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ रेक्टाई मसल. सो डोंट आंसर दैट व्हेन यू आर आस्क्ड रिगार्डिंग एक्स्ट्राकुलर. एग्जाम में सिर्फ ये ध्यान रखना, लेकिन इतना याद रखना है हमेशा एलपीएस का एक स्केलेटल पार्ट है और एक थोड़ा बहुत दिस पार्ट इज देयर विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक फाइबर. So this is the diagram for recti muscles. Okay, so recti muscles का origin और origin कहाँ पे होगा? recti muscles origin कहाँ पे होता है? Already मैंने ये I think slide में दिखा दिया. So this yes, Zinn ring, yes. So this annulus of Zinn. Okay, so I think let me take you to that slide which shows this thing properly. There is this periosteum of the orbital cavity. ये periosteum के साथ अटैच होता है ये tendinous ring होता है, एकदम अपेक्स पे ही होगा, सेंट्रली लोकेटेड, और उस tendinous ring के साथ अटैच होता है ये 4 रेक्टाई मसल्स, राइट, और superior oblique. Yes, superior oblique and the 4 recti muscles, they are attached here. Inferior oblique का attachment कहाँ पे होगा? Yes, where is the inferior oblique muscle attached? Any idea? Inferior oblique muscle attachment? No one is aware of the attachment of inferior oblique? Common tendinous ring? No, inferior oblique का attachment वहाँ पे नहीं होता. ओके, पता नहीं, ये शायद आप लोअर ऑफ ऑर्बिट, यस, लोअर ऑफ ऑर्बिट पे इंफीरियर ऑब्लिक का अटैचमेंट होता है. तो ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला. ओके, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज स्पेसिफिक एनाटॉमी हो गया, तो ये शायद मैं भी अवेयर नहीं हूँ. यस, एंटीरियर मार्जिन ऑफ लोअर ऑफ ऑर्बिट. तो आई गॉट द पॉइंट. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपीरियर ऑब्लिक ये जा रहा है, और ऑब्लिक इसलिए क्योंकि उसका जो कोर्स है, उसका जो पाथवे है, उसका कोर्स है वो ऑब्लिक है. ये ऐसे आएगा, आगे जाएगा और फिर पीछे जाएगा. यहाँ पे आप देखोगे ये हमने राइट आई को ऊपर से देखा है, तो ये टेंडिनस रिंग से निकलता है और फिर एक ट्रोक्लिया करके पुली होता है. एक पुली है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग है, पुली है, जिसको ट्रोक्लिया भी बोलते हैं. तो वहां से फिर वो उसके अंदर से पास होके फिर ये क्लेरा में इंसर्ट होता है. तो ये पुली क्या है? तो दिस पुली, सी, टेंडिनस रिंग, सुपीरियर ऑब्लिक, एंड इट इज गोइंग बिहाइंड, थोड़ा सा टर्न होके पीछे चला जाता है. तो दिस इज द ट्रोक्लिया. बाकी सारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स बहुत ही इजी है. सुपीरियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, ये सब इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. केवल सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. ये हमारा इंफीरियर ऑब्लिक है, तो मैंने बहुत सारे डायग्राम के लिए मैंने नेट से लिए हैं. इंफीरियर ऑब्लिक को कैसे समझना चाहिए, देखो ये एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट ये है. यहाँ पे ये मैक्सिलरी बोन है जैसे आप लोग बता रहे हो. तो यहाँ से वो ओरिजिन होता है, और इंसर्शन देखो सभी का इंसर्शन ये स्क्लेरा में ही होगा. तो यहाँ पे वो ऐसे जाके इंसर्ट होगा. यू कैन सी हियर, यहाँ से निकला और
लेटरली गया और लेटरली जाके यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। दिस इज इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये ऑब्लिक है, इंफीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर ऑब्लिक। आप एक बार देखो कि 4 रेक्टाइल मसल्स जो है उसका जो इंसर्शन है वो है एकदम कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन के, नॉट कॉर्नियोस्क्लेरल रादर, बट यू नो द एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द स्क्लेरा, ये यहाँ पे है। और जो ऑब्लिक मसल्स है उनका इंसर्शन उससे पोस्टीरियर है। देयर आर लॉट ऑफ applied things, so that's why I'm going to take this a bit in the detail. The nerve supply आपको सभी पता है कि LR6 SO4 जो कॉमन जो नोमेन जो शॉर्ट फॉर्म है नेमोनिक है, ये लैटरल रेक्टस LR6 6 एब्ड्यूसेंस नर्व और जो सुपीरियर ऑब्लिक है वो ट्रोक्लियर में। बाकी सभी जो रेक्टाइल मसल्स है, राइट, सभी रेक्टाइल मसल्स और जो इंफीरियर ऑब्लिक दैट इज सप्लाइड बाय द ऑक्यूलोमोटर नर्व। So that nerve supply you are pretty much aware. So trochlear nerve, right, और यहाँ पे abducens nerve, lateral rectus, बाकी सभी मसल्स जो है जो ऑक्यूलोमोटर नर्व से सप्लाइड होती है। और जो लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियरिस है उसके जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है, राइट, so they are going to be you know जो आईलिड में इंसर्ट होते हैं, उसका एक अप्लाइड एस्पेक्ट है, वो मैं बाद में बताता हूँ। Again, this is the left eye, superior oblique, inferior oblique. Now the extraocular movements which are produced. So, okay, so oculomotor is the largest motor nerve to the eyeball, supplies voluntary and involuntary muscles to all but 2 eye muscles. Then, so this again is the inferior oblique and it is inserted here. I am taking this in more detail because it is pertinent to understand the movement. अब ये मसल एक्शन है, तो मसल एक्शन में सुपीरियर रेक्टस इज गोइंग टू एलिवेट, इंफीरियर रेक्टस इज गोइंग टू डिप्रेस। प्राइमरी फंक्शन है वो सबसे पहले ध्यान में रखो, ये बाद में आएगा। सुपीरियर रेक्टस इज एलिवेटर, इंफीरियर रेक्टस इज डिप्रेसर, lateral rectus is abduction, medial rectus is adduction. Then superior oblique is intorsion, inferior oblique is extorsion. Now what is this intorsion and extorsion? You can reply me in the chat. What is intorsion and what is extorsion? कोई और दूसरा नाम है इसका? What is intorsion and what is extorsion? Inward rotation and outward rotation. So, well, let me do the proper diagram. Yes. So, internal rotation या inward rotation is intorsion, and external rotation or outward rotation is extorsion. तो ये कभी आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं दिखेंगे, ये पहले तो ये डिसाइड कर लो, ये हमेशा ये रखो कंफर्म कि इंटॉर्शन और एक्सटॉर्शन कभी अलग से नहीं दिखेंगे। इट विल बी ऑलवेज कंबाइंड विथ सम अदर मूवमेंट। तो जब भी आप मीडियल रोटेट करोगे आईबॉल को तो थोड़ा बहुत इंटॉर्शन भी होगा, या फिर यदि आप जब भी आईबॉल को डिप्रेस करोगे तब थोड़ा बहुत इंटरनल रोटेशन होगा। जब आप एलिवेट करोगे या फिर लेटरल रोटेट या एबडक्शन करोगे तब थोड़ा बहुत एक्सटर्नल रोटेशन होगा। सो रोटेशन इज अलोंग द एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस रोटेशन, दिस इज नोन एज, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज एक्सटॉर्जन। इसको एक्सटर्नल रोटेशन बोलेंगे यहाँ पे अगर ये ऐसा मूव होगा तो, और इंटॉर्जन विल बी दिस वे। वेल, सो दिस इज द राइट आई। राइट आई का फ्रंट व्यू है। एक्सटर्नल रोटेशन इस तरफ होगा, और एक्सटर्नल रोटेशन कैसे होगा, कौन से मसल से होगा, ये आप देख लो। इंफीरियर ऑब्लिक इज इंसर्टेड हियर, समवेयर हियर। तो मैंने यहाँ पे दिखाया लेकिन वो यहाँ पे इंसर्टेड होगा, यहाँ से होके ऐसे इंसर्टेड है।
तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो डायरेक्शन ऑफ पुल विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो द आई बॉल विल एक्सटर्नली रोटेट. सिमिलरली सुपीरियर ऑब्लिक टेंडिनस रिंग से निकल के ट्रोक्लिया से निकल के यहाँ पे इंसर्ट होगा. तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस तरफ से वो पुल होगा तो आई बॉल को अंदर की ओर खींचेगा, बिकॉज वो उसका जो ट्रोक्लिया है वो मीडियली है, तो इट विल बी इंटरनली रोटेटिंग. अगेन इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन आर नेवर गोइंग टू बी आइसोलेटेड movements of the eyeball. They are always going to be combined with other movements. So is this clear regarding the function of the superior oblique and inferior oblique? Because now I am going to show you some other things. Okay, so this seems to be okay. So superior oblique is intorsion, inferior oblique is extorsion. Inferior oblique eyeball को बाहर की तरफ रोटेट करेगा, superior oblique अंदर की तरफ रोटेट करेगा. ये प्राइमरी फंक्शन है जब भी आई स्ट्रेट, when the eyes are looking in a straight line, किसी दूर की ऑब्जेक्ट को आंख जब देख रही है स्ट्रेट लाइन में, तब ये इनके प्राइमरी फंक्शंस है. लेकिन हम हमेशा तो स्ट्रेट लाइन में देखने नहीं वाले, हम अप डाउन लेफ्ट राइट भी देखेंगे. तो इन पोजीशंस में व्हेन द आईज आर लुकिंग अप और व्हेन द आईज आर लुकिंग डाउन, राइट, व्हेन द आईज आर लुकिंग अप, आईज आर लुकिंग डाउन और आईज आर लुकिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट, द सेम मसल्स आर गोइंग टू कॉज सम अदर मूवमेंट. तो वो देखो सुपीरियर रेक्टस थोड़ा बहुत इंटॉर्जन करेगा, इंफीरियर रेक्टस थोड़ा बहुत एक्सटॉर्जन करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन करेगा, इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन करेगा. तो दीज आर दी व्हेन द आईज आर लुकिंग इन अदर डायरेक्शंस अपार्ट फ्रॉम द वंस वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. तो ये सेकेंडरी फंक्शन है. और टर्शियरी फंक्शन, सेम मसल्स व्हेन द आईज आर लुकिंग ऑब्लिक, सो ऑब्लिक जब वो विजन होगा तब वो उसके टर्शियरी फंक्शन है. प्राइमरीली मोस्ट कॉमनली आपको ये याद रखना है, इतना एटलीस्ट याद रखोगे कि इंटॉर्जन क्या है, एक्सटॉर्जन क्या है, तो एटलीस्ट काफी सारा कवर हो जाएगा. और एक केवल याद रख लो कि सेकेंडरी फंक्शन तक आपको ये याद रखना है एटलीस्ट. नाउ दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम. राइट आई, लेफ्ट आई, लेटरल रेक्टस का मूवमेंट एबडक्शन होगा, मीडियल रेक्टस का एडक्शन होगा, राइट. सुपीरियर रेक्टस का एलिवेशन होगा, राइट. इंफीरियर ऑब्लिक भी एलिवेट करवाएगा, राइट. फिर इंफीरियर रेक्टस डिप्रेस करवाएगा और सुपीरियर ऑब्लिक भी आईबॉल को डिप्रेस करवाएगा. तो यहाँ पे यही दिखाया है, दिस इज एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन, अगेन दिस इज एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन. तो ये यहाँ पे दिखाया है. और इसमें इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन नहीं समझ में आएगा अच्छे से, केवल इतना याद रखो कि सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक दे आर कॉजिंग एलिवेशन. जैसे सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक, देखो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन, इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन, फिर इंफीरियर रेक्टस डिप्रेशन, सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन. तो हो गया इंफीरियर रेक्टस डिप्रेशन, सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन. तो इससे आपको बहुत सारा कवर हो जाएगा. ये आप एक और नेमोनिक मैंने आपको दिया, एक और डायग्राम है, ये आप याद रख सकते हो. ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है. आप ये समझ सकते हो दोनों उसके प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन. अब और एक चीज, ये एक और एक डायग्राम है. इंफीरियर ऑब्लिक, देयर मे बी टाइम्स व्हेन वी आर लुकिंग लैटरल और अपर के बीच में, मतलब ऐसे आपको देखना है. तो राइट आई है ये, लुक लैटरली एंड अपवर्ड, तो दिस इज इंफीरियर ऑब्लिक. जब आपको लैटरली अपवर्ड देखना है तो इंफीरियर ऑब्लिक का मूवमेंट, इंफीरियर ऑब्लिक किसी और मसल्स के साथ ये लैटरली और अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा. सुपीरियर ऑब्लिक लैटरली एंड डाउनवर्ड. So there are lots of things pertaining to
दिस रेक्टाइल मसल्स, ये यदि कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो केवल आप ये याद रख लो अभी के लिए, इतना कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर साइनर्जिस. मसल्स हैविंग सिमिलर प्राइमरी एक्शन इन द सेम आई. एक ही आंख में यदि सेम एक्शन है तो उसको साइनर्जिस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, these are synergists because they are elevators. Superior rectus, inferior oblique, ये synergist है. उसी तरह superior oblique और inferior rectus synergist है. और so muscles having same action in the similar action in the same eye, so they are synergistic muscles. What are antagonists? Opposite action in the same eye. एक ही आंख में opposite action है, उसको antagonist बोलते हैं. जैसे medial rectus और lateral rectus. Medial rectus will cause adduction, lateral rectus will cause abduction. So they are antagonists. Now, what are yoke muscles? ये बहुत important है, yoke muscles. So contralateral synergies, meaning that a pair of muscles, one from each eye, which contract simultaneously during conjugate movement. अभी ऐसा तो है नहीं नॉर्मली कि हम एक ही आंख से देखते हैं, दोनों आंख से देखते हैं. यदि हमको आंख को दो आंख से हमको अपने राइट साइड पे देखना है, some person is standing on the right side and we want to shift our gaze towards him, राइट साइड के पे यदि आपको देखना है तो आप कौन से मसल्स यूज करोगे? यू कैन रिप्लाई मी इन द चैट. इफ यू वांट, यू आर लुकिंग राइट नाउ स्ट्रेट एंड यू वांट टू लुक ऑन योर राइट साइड, which recti muscles are you going to use? Again I am repeating, you are looking straight and you want to look on the right side, there is a person standing on the right side, which muscles are you going to use? बस एक ही मसल, lateral rectus of right eye and medial rectus of the left. Yes, that is the full answer. Lateral rectus of the right eye and the medial rectus of the left eye. तो इसको योक मसल्स बोलते हैं क्योंकि वो दोनों अलग अलग आंख के मसल्स है और अलग अलग मसल्स है. Lateral rectus of the right eye and medial rectus of the left eye. They are known as yoke. इनको contralateral synergists बोलते हैं. So that is right. The full answer is medial rectus of left and lateral rectus of right eye. इनको योक मसल्स बोलते हैं. उसी तरह बहुत सारे जैसे एलिवेशन के लिए भी हम वो pair of muscles हमेशा whenever we are doing any we want to look in a particular direction, there are going to be a pair of muscles which contract simultaneously. They are known as yoke muscles or contralateral synergies. So that is one thing. Now what are contralateral antagonists? So pair of muscles having opposite action. तो जैसे दोनों lateral rectus है, वो दोनों साइड के दोनों lateral rectus होते हुए भी दोनों अलग अलग मूवमेंट करेंगे. लेफ्ट lateral rectus है वो लेफ्ट साइड आंख को ले जाएगा और राइट lateral rectus है वो राइट आई को राइट साइड ले जाएगा. तो दीज आर contralateral antagonists. तो synergist, antagonist, yoke muscles and contralateral antagonist. So yoke muscles especially you have to remember. कितने पैर बनते हैं वो आपको याद रखने हैं. See, I am going to have a lecture on Thursday as well, 9 to 10 Thursday. I am announcing right now. I'll put up a message as well. Thursday, I'll just confirm with Veria sir if there is no issue on Thursday. I am going to take a lecture and I am going to just quickly ask a couple of questions on this extraocular muscles and movements, because this particular thing is altogether a different practical as well. Third, fourth, sixth cranial nerve यदि किसी को क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आती है तो दैट पर्सन इज वेरी लकी, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल, बिलीव मी. थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ इज द इजीएस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिकल एंड you have to answer all the questions which I am covering right now and which I will cover on Thursday. मैं कुछ questions पूछूंगा वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको क्लिनिकल साइड के क्वेश्चन थे तो वो आने चाहिए आपको. तो
That is the most easiest thing, this practical. So that's why I'm covering this in a detail. Now, well, where were we? Yes. So extraocular muscles का part हो गया. अब last एक में before we break, right, for 5 to 10 minutes एक retina का मैं थोड़ा. So retinal layer. तो retina के 10 layers हैं. Examiner love to ask, and this is a big headache for all the undergraduate students. When I was in first year, it was a headache for me as well, because no one is clearly able to remember all the 10 layers, even after 3 to 4 times revision. कोई बंदा मैंने ऐसा, I have never seen that he is able to remember all the 10 layers, this 10 layers of retina in a proper systematic fashion. If you are able to remember, then bingo. I mean, that is something great. But it takes time. It takes time and it takes effort. So, एक मैं आपको mnemonic बताता हूँ. तो सबसे पहले तो रेटिना के 10 लेयर क्या है कि 10 लेयर मतलब कि कोई अलग 10 टाइप के सेल्स नहीं है. The 10 layers of retina does not mean that there are 10 different types of cells. The 10 layers are named based on the appearance under the electron microscope of the different parts. जैसे rods और cones है वो बहुत बड़े होते हैं, तो उनके जो न्यूक्लियर वाला रीजन है वो थोड़ा अलग दिखेगा, उनका जो ये एक्सॉन वाला पोर्शन है वो थोड़ा. तो बेस्ड ऑन दैट दे हैव नेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको वाइवा में पूछते हैं कि रेटिना में रॉड और कोन एंटीरियरली सिचुएटेड होते हैं या पोस्टीरियरली. ओके, आप लोग ये डायग्राम देख के मुझे बता सकते हो. दिस डायग्राम विच यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन राइट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. Rods and cones, they are located anteriorly in the retina or posteriorly? Answer. There are only two options, so you have to be very right. Yes, what about the others? Okay, so mixed. Well, let me clear this. I knew that you would be having, there would be a possible confusion. The answer is posteriorly. Rods and cones are located posteriorly. Okay, so rods and cones, they are located posteriorly. They are not located anteriorly. Well, now the explanation comes. ये आपके सामने ही है डायग्राम मैंने रेटिना का दिया है. यहाँ पे ये जो है, ये लाइंस जो ड्रॉ की है वो है ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स. ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स सब एक साथ मिलके पीछे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व का एग्जिट होता है. आई बॉल से जहाँ से वो ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जहाँ से होके ऑप्टिक नर्व पीछे जाती है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होगा, यहाँ पे सॉरी. तो ये सभी फाइबर्स पीछे जा रहे हैं, तो दे आर ऑल गोइंग बिहाइंड. तो जायज बात है कि ये जो है यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स है, ये ऑरेंज कलर के, उन्हीं के एक्सॉन जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स बनते हैं वो सभी पीछे जाएंगे. तो रॉड्स और कोन्स तो आपके सामने ही है, देखो पोस्टीरियरली है. ये रेटिना का इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी. लाइट रेज आर एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड, जहाँ पे मेरा ये पॉइंटर मूव कर रहा है, लाइट रेज यहाँ पे एंटर कर रही है दिस वे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक आएगी, यहाँ पे पिगमेंट उसका जो है पिगमेंट एपिथेलियम, राइट. तो यहाँ पे उसके रॉड्स और कोन्स को पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे ये पिगमेंट एपिथेलियम है और यहाँ पे पिगमेंट इनके होते हैं. वहां से होके फिर वो पूरा साइकिल इनिशिएट करते हैं और जो साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होके यहाँ पे गैंग्लियन सेल को एक्साइट करते हैं, तब होके वो इम्पल्सिस बनते हैं. जस्ट रिमेंबर दैट the rods and cones are located in the retina posteriorly. एक मिनट, I am just moving it fast. See, this is the retina. लाइट ऐसे एंटर हो रही है, रॉड्स और कोन्स यहाँ पे है,
और यहाँ पे वो रिसेप्टर पोटेंशियल बनता है और फिर वो रिसेप्टर पोटेंशियल बन के फिर आगे आता है और यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स का एक्साइटेशन होगा और गैंग्लियन सेल्स का एक्साइटेशन होके सभी गैंग्लियन सेल्स के जो नर्व फाइबर्स है सभी सर्कमफरेंशियली आप अपने सामने 3 डायमेंशनली इमेजिन करो, सभी के फाइबर्स मिल के फिर एक स्पेसिफिक एरिया में ब्लाइंड स्पॉट से होके पीछे जाएगी। तो दिस इज दी ओवरऑल आइडिया। 10 लेयर है वो मैं अभी ब्रेक के बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये उसका नेमोनिक है, मेडिकोज आइडियाज। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू आफ्टर द ब्रेक। सो 10 minutes break. We shall be back at 10:15. Not ending. After 10 minutes, you can count by your watch. So we break here. Meet after 10. Thank you all for this.